हाँ भाई, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरवाइजर की। ठीक है, जैसा आपने बोला कि हाइपरवाइजर पे थोड़ा सा और क्लैरिटी देने के लिए। तो हाँ हाँ देखो, yes। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ये समझनी है कि जो एक हार्डवेयर होता है, ठीक है, एक सर्वर बोलते हैं हम जिसको, एक फिजिकल सर्वर। तो ये एक फिजिकल सर्वर के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर आप क्या कर सकते हो। नॉर्मल केसेस में आप इसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, ठीक है, एक ओएस डालते हो। ये रेगुलर आपका एक नॉर्मल मेथड है, जिसमें ये आपका लेयर 1 होता है, लेयर 2 एंड लेयर 3 इसके अंदर होती है। देन आप उसके ऊपर आप अपना ऐप इंस्टॉल करते हो, जिसमें कि आपका लेयर 4 एंड लेयर 5 होता है, ठीक है। अब ये एक आपका ट्रेडिशनल मेथड, इसको हम बोलते हैं बेयर मेटल टेक्नोलॉजी। इस बेयर मेटल टेक्नोलॉजी के अंदर क्या कहते हैं, आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो ये हार्डवेयर है, इसके ऊपर जो कंट्रोल होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब क्या होता है कि हार्डवेयर के पास हमेशा फिजिकली रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज, जिसमें आपका होता है सीपीयू, तो जिसको हम बोलते हैं पी सीपीयू, फिजिकल सीपीयू। जैसे वी सीपीयू होता है, वैसे पी सीपीयू कह लो। पी रैम, फिजिकल रैम, आपका एक्चुअल स्टोरेज और एक्चुअल नेटवर्क। देखो, जो सारा खेल है ना, ये इन रिसोर्सेज के ऊपर ये सारा खेल होता है कि किस मॉडल में आप कैसे डिजाइन करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। अगर हार्डवेयर की इन फिजिकल रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए आपने एक ओएस डाला है, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है कि नॉर्मल डिप्लॉयमेंट सिनारियो, जिसको कि आप बेयर मेटल टेक्नोलॉजी बोलते हो। इसमें हार्डवेयर भी आप कंट्रोल करते हो, ओएस भी आप कंट्रोल करते हो, और ऐप भी आप कंट्रोल करते हो। एक और मेथड मैंने साथ में बताया कि हम अगर इस हार्डवेयर के ऊपर ओएस ना इंस्टॉल करें, अब हम इसके ऊपर इंस्टॉल कर दें एक हाइपरवाइजर। ठीक है, अब इस हार्डवेयर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया हाइपरवाइजर नाम का। तो ये एक पूरा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसको आप बोलोगे L1। ठीक है, ये 1 हो गया। अब इसके ऊपर आप यहाँ पे वीएम चला सकते हो। वीएम में क्या होगा, वीएम के पास अपना ओएस होगा, ओएस की अपनी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। इसके बाद आपका ऐप का कौन डिपेंडेंसी होगा, जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करने वाले हो, और फाइनली आप अपनी ऐप डालते हो। तो ये जो चीज़ होता है, ये इसको हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन। तो यहाँ देखो क्या होता है कि अब जो ओएस है ना, वो एक लेयर और ऊपर शिफ्ट हो गया। ये चला गया आपके क्लाउड प्लेटफॉर्म के पास, तो इसको आप बोलते हो क्लाउड प्लेटफॉर्म। और इसके ऊपर आप चलाते हो वीएम्स, तो ये हो गई आपकी वर्चुअल मशीन। इसका अपना ओएस है। ऐसे ही जब आप एक दूसरा वीएम बनाते हो, ठीक है, एग्जांपल के साथ ही डिस्कस करते हैं। ये ओएस हो गया, इसका ओएस कॉन्फ़िग हो गया, ठीक है, इसके ऊपर ऐप डिपेंडेंसी होगी, और यहाँ पे आपका फाइनल ऐप हो गया। ये हो गया आपका सेकंड वीएम, ठीक है, वीएम 2। अब इस केस में आप ये देखोगे कि जब आप वर्चुअल मशीन के अंदर होते हो, ठीक है, तो ये वीएम 1 हो गया, ये वीएम 2 हो गया। तो आपको क्या दिखता है कि जब आप वीएम 1 में होते हो, तो आपको लगता है कि यही आपकी मशीन है। उसके पास अपना ओएस होता है। अब लेट्स से कि इसमें मैंने डाला आर एच ई एल 8, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया उबंटू। तो अभी आप देख रहे हो डिफरेंस। एक हार्डवेयर जिसके ऊपर हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर आप मल्टीपल वीएम्स रन कर रहे हो। इन वीएम्स की अपनी लेयर है, तो अगर आप लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 इज कॉमन, यहाँ पे 2 आया, 3 आया, 4 आया एंड 5 आया। ऐसे ही जब आप देखते हो, तो इसका 2 है, ये इसका 3 है, इसका 4 है, और ये इसका 5 है, लेकिन 1 कहाँ है। दोनों ही वीएम्स के लिए जो 1 है वो यहाँ पर नीचे है। दैट मीन्स कि ये कॉमन हार्डवेयर है मल्टीपल वीएम्स के लिए। और इस ओएस को ऐसा लगता है, RHEL 8 को ऐसा लगता है कि वो एक फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर चल रहा है। ऐसे ही उबंटू को ऐसा लगता है कि वो एक फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर चल रहा है। और ये सब कुछ पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ दिस हाइपरवाइजर। अब ये हाइपरवाइजर चीज क्या है, मैंने आपको बताया था कि देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम की जब आप बात करते हो, तो जो लाइनक्स बेस्ड ओएस होते हैं, ठीक है, लाइनक्स ओएस नहीं होता है, लाइनक्स एक कर्नल होता है। तो लाइनक्स के बेस्ड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो इसमें होगा आपका कर्नल। कर्नल जो होता है वो लाइनक्स का अपना होता है, लाइनक्स कर्नल प्लस, ठीक है, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स। एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स देखो, मैं एग्जैक्टली नाम नहीं लिख रहा एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के, बट आप ऐसे मान के चलो कि आपके ओएस में आपको जो भी चाहिए होता है ना ओएस बनाने के लिए, वो सब कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर का पार्ट है। जैसे कि गुई का ड्राइवर चाहिए, ठीक है, गुई के बाद आपको
पाइथन चाहिए, आपको कोई लाइब्रेरी चाहिए डिपेंडेंसी के लिए, कुछ भी जो भी आप करते हो, वो सब कुछ जो टूल्स चलाते हो आप, जो कमांड चलाते हो इन नेटवर्क को अप करने की, नेटवर्क मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, वो सब कुछ आपका एक्स्ट्रा पार्ट होता है। कर्नल इज द कोर इंजन। कर्नल इज द कोर इंजन, याद रखना। ये कर्नल इतनी पावरफुल चीज है कि ये आपको हाइपरवाइजर भी देता है, ठीक है। और जब आप हाइपरवाइजर के मोड में इसको यूज करते हो, जब आप इसको हाइपरवाइजर मोड में यूज करते हो तो ये आपको, जब आप इसको हाइपरवाइजर मोड में यूज करते हो तो ये आपके हार्डवेयर को वीएम में कन्वर्ट करता है। तो ये आपके हार्डवेयर को वीएम में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जब आप हाइपरवाइजर को यूज करते हो तो वो हार्डवेयर को वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट करता है। लेट्स टेक इट अनदर वे, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकली दिखाने में इशू आ रहा है। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये मेरा कर्नल है। ये जो कर्नल होता है लाइनेक्स का, ये इतनी पावरफुल चीज है कि यहाँ से दो टेक्नोलॉजीज का जन्म होता है। जब आप इसको हाइपरवाइजर के रूप में यूज करते हो, हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर के रूप में, ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये आपके फिजिकल हार्डवेयर को वीएम में कन्वर्ट कर देता है। ऑन द अदर हैंड, इसी कर्नेल को जब आप कंटेनराइजेशन मोड में यूज करते हो तो ये आपके ओएस को कन्वर्टर्स, सॉरी, कंटेनर्स में डिवाइड कर देता है। मतलब ये हार्डवेयर को वीएम में डिवाइड करता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटेनर में डिवाइड करता है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कितनी बड़ी चीज है। आप दो मेजर सॉफ्टवेयर्स को जानते हो मार्केट में, वन इज ओपन स्टैक, अनदर इज योर क्यूबरनेटिस, ठीक है। दोनों टेक्नोलॉजी आपको अच्छी तरह पता है कि एक वो होता है जिससे कि आप वीएम बनाते हो, ओपन स्टैक का मेनली काम होता है क्या, वीएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। क्यूबरनेटिस का मेन काम क्या होता है, कंटेनर्स को चलाना। कंटेनर की जो टेक्नोलॉजी है और हाइपरवाइजर की जो टेक्नोलॉजी है वो दोनों ही कर्नल से निकल के आते हैं। ये सबसे कोर बात है। अब इसका प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है कि आप इसको किस तरीके से ट्विस्ट करते हो, इस कर्नल को आप कैसे यूज करते हो, एडिशनल सॉफ्टवेयर आप क्या क्या इसके साथ डालते हो, ड्राइवर्स, कि ये दोनों मोड में, अलग अलग मोड में काम कर सके। लेकिन याद रखना, कर्नल इज द मेन ड्राइवर। हमेशा कर्नल पिक्चर में आएगा, चाहे वो हाइपरवाइजर हो चाहे वो कंटेनर हो। तो हमारा फोकस हाइपरवाइजर्स की टेक्नोलॉजी पे है क्योंकि हम ओपन स्टैक पढ़ रहे हैं। तो अब हाइपरवाइजर के केस में देखो क्या होता है कि ये मेरा हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर के ऊपर अगर मैं एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है, अब जब मैं इसको हाइपरवाइजर बोलता हूँ ना तो अंदर क्या होगा, ये कर्नल, ठीक है, ये कर्नल है। इसके ऊपर आप वीएम्स बनाते हो, ठीक है। लेट से आपने इसके ऊपर दो वीएम्स बनाई हैं जिनकी अपने ओएस होंगे, हर वीएम का अपना ओएस होगा। इसमें मान लो उबंटू है, ठीक है, दोबारा से रीड्रॉ कर रहा हूँ सेम चीज को। और इसमें मान लो आपका RHEL है। तो अब आप देख रहे हो कि RHEL को ऐसा लगता है हमेशा कि इस हार्डवेयर का जो पूरा एक्सेस है वो पूरा का पूरा RHEL वीएम के पास है, ओएस के पास है। इस उबंटू को ऐसा लगता है कि इस हार्डवेयर का एक्सेस इसके पास है। और ये दोनों के लिए पॉसिबल कैसे होता है, किस तरीके से पॉसिबल है? पॉसिबल ये कि जो इसका ओएस है वो हाइपरवाइजर के पास आएगा। ये हाइपरवाइजर इसको एक रास्ता, रूट बना के देता है, किसके लिए, हार्डवेयर का रूट। कि आप हार्डवेयर की जो रिसोर्सेज है, आप रिसोर्सेज देखो, बार बार लिखता हूँ मैं एक ही चीज को, उसका रीजन है लिखने का, सीपीयू, रैम, नेटवर्क एंड स्टोरेज। तो ये जो चार रिसोर्सेज है इनको एक्सेस करने के लिए हाइपरवाइजर एक डायरेक्ट चैनल देता है, डेडिकेटेड चैनल। अब इस डेडिकेटेड चैनल में क्या होता है कि यहाँ जो ओएस चल रहा है उसको हमेशा ऐसा लगता है कि हार्डवेयर इसका अपना है। ऐसा नहीं कि ये फुल हार्डवेयर का एक्सेस आपको देगा, इस पर्टिकुलर में से आपको कुछ ना कुछ कोटा मिलेगा, ठीक है। लेट्स से कि टोटल है, मान लो 8 सीपीयू है, तो 8 के 8 सीपीयूज तो आपको नहीं मिलते हैं। 8 सीपीयूज में से कुछ सीपीयूज आपको मिलेंगे वीएम को। तो इस ओएस के पास जितने भी सीपीयू आएंगे वो एटलीस्ट डेडिकेटेड होते हैं। डेडिकेटेड का आप मतलब समझ रहे हो कि इस ओएस के पास जब भी ये सीपीयू रन करेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी ओएस के लिए काम में आएगा। ये जो बराबर वाला ओएस है, इसको जो सीपीयू मिलेगा वो टोटली डिफरेंट होगा, वो अलग रूट पे आएगा, उसके लिए ये अलग चैनल बना के देगा। अब अलग चैनल देखो कैसे बनता है। इसका ओएस जब रिक्वेस्ट करता है किसको, हाइपरवाइजर को, कर्नल को, कि मुझे रिसोर्सेज का एक्सेस चाहिए, तो ये क्या करता है, ये एक डेडिकेटेड चैनल बना के देता है। कहता है आप इस तरीके से हार्डवेयर को एक्सेस करोगे। तो अगर आप ये डायग्राम को देख पा रहे हो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये जो दो वीएम्स हैं, ठीक है, ये जो दो वीएम्स हैं, वीएम 1 एंड वीएम 2, ये एक तरीके से आइसोलेटेड वे में काम कर रहे हैं।
VM1 में जो ओएस डला हुआ है उसको हार्डवेयर की जो रिसोर्सेज है वो हाइपरवाइजर प्रोवाइड करता है, और वो डेडिकेटेड होता है। मतलब ये कि OS1 को डेडिकेटेड रिसोर्सेज मिल गई, OS2 को भी एक डेडिकेटेड रिसोर्स मिल गया। इसका मतलब है दोनों का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जो रिसोर्सेज VM1 की है वो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करेगा। मान लो अगर आपने फॉर एग्जांपल 4 CPU दिया है VM1 को, और आपने 4 CPU दिया है VM2 को, तो इसके CPU और इसके CPU आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है। और ये क्या करेगा, ये डेडिकेटेड देगा कि अब आप अपना कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई भी प्रोसेसिंग कर सकते हो अपने प्रोसेस की। यहाँ पे देखोगे तो आप इसके लिए डेडिकेटेड 4 CPU है। और ये डेडिकेशन देखो कब तक होता है, ये तब तक होता है जब तक ये VM रन करती है। जब ये VM रन करता है, एक चीज याद रखना है कि जब VM बूट होता है, जब VM बूट होता है, तो ये क्या करता है, एक टेम्पलेट। ठीक है। कई जगह इसको फ्लेवर, ओपन स्टैक में इसको फ्लेवर वर्ड दिया गया है, फ्लेवर। अब ये फ्लेवर क्या होता है, बेसिकली ये बताता है कि CPU, रैम, ठीक है, वी डिस्क। अभी मैं इन्हीं 3 पैरामीटर्स की बात करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 पैरामीटर्स को ये लेगा, और आप जो भी वैल्यू बताओगे कि आपको 4 CPU, ठीक है, 8 GB रैम, और लेट से 50 GB का स्टोरेज चाहिए मुझे, तो ये 50 GB का वर्चुअल डिस्क। तो ये क्या करता है, ये जब भी VM बूट होती है या रीबूट होती है, बूट और रीबूट में क्या डिफरेंस होता है। बूट जो होता है जो पहली बार होता है, फर्स्ट टाइम इज बूट। उसके बाद जो होता है वो होता है रीबूट। मतलब फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉल करते हो तो आप बूट करते हो, और उसके बाद फिर आप उसको रीबूट करते हो, मतलब वो बन चुका है, आपको सिर्फ उसे रीस्टार्ट करना है, बेसिकली रीस्टार्ट। तो जब आप VM को फर्स्ट टाइम बूट करते हो, तो वो इसी के अकॉर्डिंग जो आप CPU रैम बताते हो उसके अकॉर्डिंग ये इस हार्डवेयर से इतना ले लेता है, हार्डवेयर इसको प्रोवाइड कर देगा। ये हाइपरवाइजर इसको बता देगा कि ये इतना CPU और रैम आपको लिए मैंने एलोकेट कर दिया, इतना वर्चुअल डिस्क मैंने आपको दे दिया, इतना स्टोरेज मैंने आपको दे दिया है। अब ये क्या सॉरी, अभी क्या करेगा कि जब भी ये रन करेगा, जब तक ये रन करेगा जितनी भी देर तक, उतने टाइम तक इतना CPU इतना रैम इसके पास डेडिकेटेड रहता है। डेडिकेटेड का मतलब कि ये हमेशा इसके पास रहेगा, हमेशा। ठीक है। अब ये हमेशा से क्या होगा कि जब तक ये पावर ऑफ नहीं हो जाता तब तक ये रिसोर्स चलेंगे। जब ये पावर ऑफ होता है वापस रिसोर्स चले आते हैं, और जब ये दोबारा से रिबूट होता है फिर रिसोर्सेज वापस आते हैं। दोबारा से फिर CPU रैम उसको दोबारा से मिलेगा और वो फिर वापस अप होता है। तो इस तरीके से VM काम करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो प्लेसमेंट है हाइपरवाइजर की, वो प्लेसमेंट मैंने कहाँ किया है, हार्डवेयर के ठीक ऊपर। तो इसके ऊपर मैं VM चला रहा हूँ, तो मैं 5-6 जितने भी VM चला रहा हूँ। ऐसे डिजाइन को हम T1 हाइपरवाइजर कहते हैं। ऐसे डिजाइन्स जिसमें आप हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर को सीधा सीधा हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करते हो, उसको आप बोलते हो T1 हाइपरवाइजर, हार्डवेयर के ऊपर रन करने का। अब दूसरा एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि लेट से आपका लैपटॉप है, इस लैपटॉप के ऊपर आपका विंडो डला हुआ है। ठीक है। मतलब कि ये OS है, ये आपका हार्डवेयर है। ठीक है। इस OS में ये हो गया 1, ये हो गया 2 + 3। ठीक है। अब क्या होता है कि इसके ऊपर आप क्या करते हो, एक हाइपरवाइजर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। तो यहाँ पे मैंने डाला हाइपरवाइजर। अब मार्केट में हाइपरवाइजर के सॉफ्टवेयर देखो कौन कौन से अवेलेबल है। मार्केट में आपको हाइपरवाइजर के लिए क्या क्या मिल सकता है, आपको मिलेगा हाइपरवाइजर, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, जो विंडो पे भी चल जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, VMवेयर का भी मिलता है। VMवेयर का देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। VMवेयर का ESXi आता है। ठीक है, ESXi है। फिर VMवेयर का vSphere है। उसके बाद VMवेयर के पास क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है इनका। इसमें मतलब इनके पास बहुत सारी चीजें हैं। इसमें आपको VMवेयर का क्या कहते हैं डेस्कटॉप का वर्जन भी मिल जाता है। ठीक है, जिस जो आप अपने विंडो पे चला सकते हो। फिर आपको मार्केट में ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स बता दिया मैंने, VMवेयर का हो गया। ठीक है, इसके बाद विंडो का भी अपना आता है, विंडो का वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। ये तो हो गए आपके क्रॉस टाइप के। फिर आपका मेन होता है लाइनेक्स, लाइनेक्स कर्नल। इसको हम बोलते हैं KVM। KVM नाम सुना, आपने सुना होगा, कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन। फिर आपके बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं इसके अलावा भी। ठीक है।
वी स्फेयर बता ही दिया, और भी बहुत सारे हैं, जैसे जैसे याद आएगा मैं एग्जांपल बताते रहूंगा। तो इस केस में आपने इंस्टॉल किया, तो यहाँ पे आपने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया, लेट्स से इसके बराबर में एक आउटलुक चल रहा है। अब ये तो लैपटॉप है, तो लैपटॉप में तो आप मल्टीपल ऐप्स डालते हो, ठीक है, आपने टीम्स डाला, आउटलुक डाला, एक्सेल डाला, बहुत सारी चीजें इंस्टॉल किया। आपने एक हाइपरवाइजर भी इंस्टॉल किया, तो हाइपरवाइजर क्या है, एक वन ऑफ द सॉफ्टवेयर जो आपके विंडो पे चल रहा है। तो उस विंडो की नज़र में ये भी एक ऐप है, ये भी एक ऐप है, और भी बहुत सारे ऐप्स होंगे जो विंडो के नज़र में जो भी आप इंस्टॉल करोगे। इसके ऊपर आपने वीएम बनाई, VM1, दिस इज योर VM1, और आपने एक वीएम बनाया VM2, ठीक है, ये हो गया आपका VM2। अब यहाँ पे आप एक ओएस डालते हो, और यहाँ पे आप एक ओएस डालते हो। यहाँ पे आपने डाला लेट्स से RHEL, फिर से वही सेम एग्जांपल, और यहाँ आपने डाला उबंटू। अब मुझे एक चीज बताओ, पिछले वाले एग्जाम्पल को मैं कंपेयर करूं, ये जो लेफ्ट साइड में है, और इस वाले को मैं कंपेयर करूं, तो इन दोनों में कोई मेजर डिफरेंस आपको दिख रहा है? जो मेजर डिफरेंस सबसे बड़ा है वो ये है कि एक हार्डवेयर के ऊपर ऑलरेडी विंडो का ओएस डला हुआ है, उस ओएस के ऊपर आपने एक हाइपरवाइजर डाला, और यहाँ पे आप दो वीएम चला रहे हो। इस पर्टिकुलर ओएस को जब जरूरत होगी रिसोर्स की, जब ये अप होगा, बूट होगा, तो ये अपने हाइपरवाइजर के पास जाएगा, बोलेगा मुझे रिसोर्सेज दो। ये वाला वीएम जो है अप होगा, तो ये अपने हाइपरवाइजर के पास जाएगा, बोलेगा मुझे रिसोर्सेज दो। क्यों? क्योंकि ये एक हाइपरवाइजर है, तो ये क्या कहेगा कि ओके मैं आपको एक डेडिकेटेड चैनल बना के दूंगा। क्यों? क्योंकि ये हाइपरवाइजर मोड है, तो ये डेडिकेटेड चैनल जाएगा। लेकिन ये जब चैनल के लिए एक्सेस बनाएगा, तो ये किसके पास जाएगा? विंडो के पास, बोलेगा मुझे रिसोर्सेज का एक्सेस चाहिए। तो यहाँ पे ये अब बन गया आपका फ्रंट एंड मैनेजर, और विंडो के पास एक्सेस है इस हार्डवेयर का। तो ये हो गया आपका रिसोर्स का रूट। तो अगर मुझे इस लैपटॉप के हार्डवेयर को, सीपीयू, रैम, जो भी रिसोर्स को एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे विंडो के पास जाना पड़ेगा, इस हाइपरवाइजर को विंडो के पास जाना पड़ेगा कि प्लीज मुझे रिसोर्सेज दो। अब ये विंडो की मर्जी है कि वो कितना रिसोर्स एलोकेट करता है आउट ऑफ टोटल। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत सारे ऐप्स हैं, और ये एक मैनेजर है, इसकी नज़र में सारे ऐप्स जो भी रनिंग में है उनको सबको मैनेज करना है। तो ये क्या करेगा? ये बेस्ड ऑन रन टाइम परफॉर्मेंस ये रिसोर्सेज एलोकेट करेगा। आप बोलोगे कि यार ये हार्डवेयर तो इतना अच्छा है, यहाँ पे तो 16 GB का, लेट्स से 16 GB की रैम है, ठीक है, 16 GB रैम है, यहाँ पे 8 CPU है, फॉर एग्जाम्पल 8 CPU है, ठीक है, और 100 GB का लेट से हार्ड डिस्क लगा हुआ है। तो ये बोलेगा यार मुझे इतनी रिसोर्सेज में से आप क्या रिसोर्स नहीं दे सकते? और ये हाइपरवाइजर को कितना मिला? विंडो ने इसको कितना दिया? इसने इसको दिया 2 CPU सिर्फ, और इसने इसको दिया 4 GB रैम। तो वह अभी एक चीज बताओ मेरे को, इस केस में ये हाइपरवाइजर ऊपर कितना पास कर सकता है? ये सिर्फ आउट ऑफ टोटल अवेलेबल में ही कर सकता है। तो इस केस में आपके वीएम क्रैश होंगे, आपके वीएम डिप्लॉय नहीं होंगे, फेल होंगे। तो इस तरीके का सोल्यूशन कभी भी आप कस्टमर को नहीं देते हो किसी भी प्रोडक्शन में। ये सोल्यूशन सिर्फ R&D पर्पस के लिए होता है, कि आपको कुछ पढ़ना है, सीखना है, कुछ लर्निंग करनी है, कोई नई चीज बनानी है, कोई POC करना है, प्रूफ करना है, कोई कॉन्सेप्ट देखना है, तब आप इस तरह करते हो। तो यहाँ पे जो है हाइपरवाइजर है, ये लेवल 2 पर है। लेवल 2 मतलब OS के ऊपर, इसको हम बोलते हैं T2 हाइपरवाइजर। तो अगर मैं चलो डेफिनेशन आपको लिख के दूं कि T1 और T2 की क्या डेफिनेशन है, तो T1 हाइपरवाइजर और T2 हाइपरवाइजर, ठीक है। T1 हाइपरवाइजर क्या है? डिप्लॉयड या इंस्टॉल्ड डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर, ठीक है, फिजिकल हार्डवेयर, ओब्वियसली फिजिकल हार्डवेयर। जब मैं हार्डवेयर बोल रहा हूँ तो फिजिकल ही है, मतलब, पर फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये होता है डिप्लॉयड ऑन टॉप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल प्रिसाइज डेफिनेशन। एक ओएस के ऊपर अगर हाइपरवाइजर डलता है वो T2 होता है, एक हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर डलता है वो T1 होता है। बिल्कुल टू द पॉइंट डेफिनेशन, कोई इधर उधर नहीं। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ, यस यस यस, ये काफी क्लियर हो गया, ये थोड़ा यहीं पे कंफ्यूजन था हमें। हाँ, ठीक है, हो गया। थैंक यू। हाँ। ओके। चलो तो टॉपिक पे वापस आते हैं। आज का जो मेरा प्लानिंग है वो मैं आपको ओपन स्टैक, अब हम ओपन स्टैक में डीप डाइव कर रहे हैं, तो हम ओपन स्टैक की बातें करेंगे। तो मैं आपको वेबसाइट पे ले जाके, ठीक है, कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो हम देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि दो तरीके के ओपन स्टैक मार्केट में चलते हैं, ठीक है। ओपन स्टैक दो टाइप का है।
एक है ओपन सोर्स, फ्री, और दूसरा है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज ये है पेड या लाइसेंस बोलो। अब ये फ्री और एंटरप्राइज की कहानी मैंने आपको बताई थी। अभी ओपन स्टैक दो क्यों है? देखो ये तो वो है जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, कम्युनिटी, इसलिए हम इसको बोलते हैं कम्युनिटी ओपन स्टैक। जिस कम्युनिटी ने, जो ग्रुप ऑफ डेवलपर्स ने ये ओपन स्टैक सॉफ्टवेयर को बनाया था, उस वो जो सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी ओपन स्टैक। एंटरप्राइज ओपन स्टैक क्या होता है कि ये लोग कम्युनिटी को फॉलो करते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है कि आरएनडी में अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते। इनका मानना है कि जब मार्केट में ऑलरेडी किसी ने आरएनडी किया है और कोई प्रोडक्ट बनाया हुआ है और वो फ्री है, तो जब कोई भी उसको यूज कर सकता है, तो हम एज एन एंटरप्राइज क्यों नहीं यूज कर सकते? तो ये क्या करते हैं कि ये कम्युनिटी के सॉफ्टवेयर को लेते हैं और इसको फिर पैकेजिंग, रीपैकेजिंग करते हैं। रीपैकेजिंग करते हैं और ये फिर इसको सेल करते हैं मार्केट में। तो आप बोलोगे यार ये क्या बात हुई, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। तुम तो फ्री वाला सॉफ्टवेयर उठा के वो उसका सोर्स कोड लेके और रीपैकेज करके अपना ठप्पा लगा के अपना लोगो लगा दिया उसके ऊपर और बेच रहे हो। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा देखो दो तरीके से होता है। क्या होता है कि जब आप प्रोडक्शन में कोई चीज इंस्टॉल करते हो तो यू एक्सपेक्ट सपोर्ट, कि मान लो प्रोडक्शन के अंदर कुछ भी फट गया तो आप टिकट रेस करोगे और आपको कंपनी सपोर्ट करेगी। ये है कम्युनिटी सॉफ्टवेयर। अब कम्युनिटी कंपनी की तरह तो काम नहीं करती ना, कि आप टिकट रेस करोगे और कम्युनिटी तुरंत आएगी, एक्टिवली आपका बग देखेगी, एनालाइज करेंगे और अगर कोई बग होगा तो नया पैच रिलीज करेगा। नहीं, कम्युनिटी अपने स्टाइल में काम करती है। तो यहाँ पे आपको मिलता है सपोर्ट। सपोर्ट किस चीज का सपोर्ट मिलता है? कि टेक्निकल सपोर्ट। कोई भी बग आएगा, कोई भी इशू आएगा, ये कंपनी उसको फिक्स करेगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है डिप्लॉयमेंट में, मेंटेनेंस में, किसी भी तरीके से कोई भी नया रिलीज आता है, सब कुछ ये कंपनी टेक केयर करेगी आपके बिहाफ पे, और इसके बदले में वो आपसे कॉस्ट लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सोर्स कोड को लेते हैं और ये फर्दर ऑप्टिमाइज भी करते हैं, फर्दर ऑप्टिमाइजेशन, फर्दर आरएनडी भी करते हैं। क्यों? कम्युनिटी एक अपने लेवल पे काम कर रही है, उनके अंदर भी कुछ चीजें बग हो सकती हैं या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो वो उतना फास्टली नहीं ऑफर कर सकते। ये क्या करते हैं, ये अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, खुद से भी एक्स्ट्रा आरएनडी करते हैं और उस प्रोडक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं और फिर वो मार्केट में उसको सेल करते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कुछ लोग ऐसे जिनको भाई, अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे वर्ल्ड के लिए। कि अगर ओपन सोर्स कम्युनिटी नहीं होगी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं आएंगे, तो आप एक ऐसे इकोसिस्टम में लॉक हो जाओगे जहां पे आपको हर एक पॉइंट पे सॉफ्टवेयर के लिए पे करना पड़ेगा। लेट्स से कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे ओपन स्टैक पढ़ना है, ठीक है? तो मैं लाइसेंस लेके उसको क्यों परचेज करूँ? मैं उसको फ्री में भी पढ़ना चाहता हूँ। मान लो मैं डेवलप करना चाहता हूँ, मैं एक डेवलपर हूँ और मैं चाहता हूँ कि ओपन ओपन स्टैक को समझना कि उसका कोड कैसे बना हुआ है, उसको फर्दर इनहेंस करना चाहता हूँ, तो उस केस में कंपनी कभी भी अलाउ नहीं करती है। लेकिन इस मॉडल में पब्लिक को बेनिफिट होता है। एंटरप्राइज ऑब्वियसली वो पेड करने के लिए रेडी होते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट उस लेवल का चाहिए होता है। तो वो वहां पे फिर एंटरप्राइज का रोल आता है। तो इस तरीके से दो तरीके के ओपन स्टैक आपको मार्केट में हमेशा मिलेंगे। एक तो पहला वाला होता है मेन ओपन स्टैक, कम्युनिटी का, जो कम्युनिटी बनाती है। हर 6 महीने में मैंने आपको बताया था रिलीज साइकिल होता है, हर 6 मंथ में आपको एक नया वर्जन दिखता है। एंटरप्राइज जो होता है वो अपना रिलीज साइकिल फॉलो करते हैं, उनका अपना स्टाइल होता है, अपने तरीके से वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। बट इनका जो सोर्स कोड होता है, बैकएंड हार्ट जो होता है, वो इसी से आता है निकल के। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब हम चलते हैं ओपन स्टैक की साइट पे, जहां से हम थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं आपको पहले ओपन स्टैक की हिस्ट्री बताता हूँ। तो देखो ये विकिपीडिया पेज है ओपन स्टैक का, ठीक है? आप लोगों को भी सेम एक्सेस है जो मेरे पास है। इसमें मैं आपको सिर्फ मोस्टली इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, वो पॉइंट्स बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि इस ओपन स्टैक को बनाया किसने, सबसे पहला कम्युनिटी कौन था या पहला कौन था जिसने ओपन स्टैक बनाया था। ठीक है, ओपन स्टैक कम्युनिटी के जो ओरिजिनल ऑथर है वो है रैक स्पेस होस्टिंग और नासा। ठीक है, आप यहाँ अगर देखोगे, पता नहीं इसमें मेरी पेंसिल तो शायद नहीं चलेगी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो इसके ओरिजिनल ऑथर हैं वो है रैक स्पेस होस्टिंग है नासा। ये दो लोगों ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट को शुरू किया था और बाद में फिर ये इसकी कम्युनिटी बनाई गई थी, ओपन स्टैक कम्युनिटी उसका नाम था। ओपन स्टैक कम्युनिटी को बाद में फिर रीनेम करके ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन नाम दिया गया, ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन एंड कम्युनिटी। ठीक है, तो ये हो गया कम्युनिटी के बारे में। थोड़ी बहुत मैं आपको बातें बताता हूँ कि ये कैसे शुरू हुआ।
2010 में मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये सेम चीज बताया था, आज बस रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा और इनहेंस वे में, कि 2010 में ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था रैक स्पेस होस्टिंग और नासा का। उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि क्लाउड कंप्यूटिंग करना है, एक पूल ऑफ कंप्यूट बनाना है, और उसके लिए वो इस पे फोकस करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने ये सारी डेवलपमेंट करी। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन हमको समझना है कि ओपन स्टैक के रिलीजेस के बारे में। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 6 मंथ में एक नया रिलीज आ जाएगा ओपन स्टैक का मार्केट में। सबसे पहला रिलीज जो ओपन स्टैक का आया था वो आया था अल्फाबेटिकली ए। ए मींस ऑस्टिन। ठीक है। अब ये क्या करते हैं ना, कि ये जो नाम है ना, इसका कोई फिक्स टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, ये किसी भी चीज पे नाम रखते हैं, शहरों के नाम पे, फ्लावर्स के नाम पे, एनिमल्स के नाम पे, किसी भी नाम पे ABCD अल्फाबेटिकली नाम देते हैं। अगर आप इस रिलीज में सबसे नीचे जाओगे ना, तो आपको एक अच्छी चीज देखने को मिलेगी, क्या कि जो उसका वाई रिलीज है वो योगा है। अब योगा आपको पता है कि हमारा इंडियन वर्ड है, तो इन्होंने बहुत सारी चीजों को हर जगह अडॉप्ट किया हुआ है। तो रिलीज में आप समझो इंपॉर्टेंट बात, कि ओपन स्टैक जब सबसे पहले आया था 21 अक्टूबर 2010 को। हिस्टोरिकली इतना इंपॉर्टेंट आपको नहीं लगेगा, बट समझने के लिए कि उस टाइम पे ओपन स्टैक में सिर्फ दो सर्विसेज थी। एक का नाम था नोवा और दूसरे का नाम था स्विफ्ट। नोवा जो वो सर्विस होती है जिससे आप कंप्यूट करते हो, मतलब जिससे आप VM बनाते हो, और स्विफ्ट होता है आपका स्टोरेज सिस्टम। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज अवेलेबल थी ओपन स्टैक के अंदर। तो आप इमेजिन कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ओपन स्टैक पता है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि सिर्फ नोवा और स्विफ्ट की मदद से आप एक ओपन स्टैक नहीं चला सकते इतनी अच्छी तरीके से, जितना आज की डेट में आप काम करते हो। तो इस हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट रिलीज था वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था एंटरप्राइज लेवल पे, बट यस, ये शुरुआत थी, ये थी पहली बिगनिंग। फिर 6 मंथ के बाद 3 फेब को एक नया रिलीज आया, बेक्सर। उसमें आप देखोगे ग्लैंस ऐड हुआ। ग्लैंस आपको पता है इमेज मैनेजमेंट के लिए होता है। मैं समझाऊंगा इसको डिटेल में, अगर नहीं पता है तो फिर बताऊंगा। फिर देखो कैक्टस आया, डिएबालो आया, डिबालो, एसेक्स, कोलमन, बिजली, हवाना, जूनो, किलो। अब जो इम्पोर्टेंट देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एंटरप्राइज लेवल पे, अगर मुझे ओपन स्टैक को यूज करना है, तो ओपन स्टैक को जो एंटरप्राइज लेवल पे जो रिकॉग्निशन मिला है, कंपनीज ने जो स्टार्ट करना शुरू किया है, दैट इज फ्रॉम योर न्यूटन ओटाका ओकाटा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो जूनो, किलो, लिबर्टी, इतने तक के जितने भी रिलीज है ना, आपको हार्डली प्रोडक्शन लेवल पे कहीं भी नहीं मिलेंगे कि ये लोग प्रोडक्शन लेवल पे इस तरीके के ओपन स्टैक के रिलीज को यूज करते हो। लेकिन जब आप न्यूटन की बात करते हो, ओकाटा, पाइक, क्वीन, रॉकी। रॉकी तो आपने सुना होगा, बहुत सारे कंपनीज के ओपन स्टैक के अंदर आपको रॉकी मिलता है। ये कोर ओपन स्टैक है, इसको लेके कंपनी अपना खुद से ओपन स्टैक बनाती है, और वो अपना रिलीज साइकिल अलग से फॉलो करते हैं। ठीक है। तो कंपनियों का जो एंटरप्राइज लेवल पे, अगर लेट्स से कि रेड हैट ओपन स्टैक है, तो रेड हैट ओपन स्टैक इस साइकिल को फॉलो नहीं करता, वो हर साल एक नया रिलीज निकालता है। दैट मीन्स कि जब ओपन स्टैक का फर्स्ट रिलीज रेड हैट निकालता है, और जब उसका सेकंड रिलीज आता है, तो उसके बीच में 1 साल का डिफरेंस होता है, लेकिन इन बिटवीन कम्युनिटी ओपन स्टैक के दो रिलीज आ चुके होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली फॉलो नहीं करते हैं, कि अगर ओपन स्टैक कम्युनिटी ने मिटाकर रिलीज किया तो हम भी नया रिलीज करेंगे, अगर उन्होंने न्यूटन रिलीज किया तो हम भी करेंगे। नहीं, वो अपनी साइकिल फॉलो करते हैं, वो स्टेबिलिटी चेक करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपने अपने वर्जन्स बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जस्ट एक समझने के लिए, देखो ABCD से शुरू होता है। ठीक है, ये सारे रिलीजेस हैं। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि यार ट्रेन में और उसूरी में क्या डिफरेंस है। देखो, अब अगर आपको ट्रेन एंड उसूरी में डिफरेंस समझना है, तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि कितनी सर्विसेज अलग हैं। आप देखोगे हर एक रिलीज के साथ ओपन स्टैक में सर्विसेज ऐड होती जाती हैं। अगर आप यहाँ देखोगे, सबसे पहले तो ओपन स्टैक में सिर्फ दो सर्विसेज थी, नोवा एंड स्विफ्ट। लेकिन जब आप यहाँ देखते हो, लेट से आप आते हो रॉकी पे। रॉकी में आपको ओपन स्टैक की 40 सर्विसेज दिखती हैं। स्टेन के अंदर आपको ओपन स्टैक की 44 सर्विसेज दिखती हैं। और अगर आप इसको और आगे लेके चलते हो, तो अभी एंटेलोपे जो अभी रिसेंट चल रहा है, मार्च 2023 का रिलीज है ये। इसके बाद से अभी ओपन स्टैक का कोई नया रिलीज नहीं आया है। तो ये आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 41 सर्विसेज हैं। तो ओपन स्टैक के पोर्टफोलियो में 40 से ऊपर सर्विसेज हैं। इट्स नॉट ओनली वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन के बियॉन्ड ओपन स्टैक का पोर्टफोलियो बढ़ चुका है। तो इसलिए आपको समझना जरूरी है। एक एक सर्विसेज को आप पढ़ सकते हो, सारी सर्विसेज आप एक बार में नहीं कर पाओगे या कवर नहीं कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज है जिसके बिना ओपन स्टैक नहीं चल सकता, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये रिलीज की बात हो गई, क्योंकि देखो इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, लोग घुमाने के लिए आपको ट्रिक में पूछ देंगे कि ओके, आप पूछेंगे आपने कौन से ओपन स्टैक पे काम किया है।
ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा कि उसके क्वेश्चन में हिडन पॉइंट क्या है। अगर वो आपसे ये पूछता है कि आपने किस ओपन स्टैक पे काम किया है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या आपने कम्युनिटी के ओपन स्टैक पे काम किया है या आपने किसी कंपनी के ओपन स्टैक पे काम किया है। अगर आपने लेट से रेड हैट ओपन स्टैक पे काम किया है, तो आपको रेड हैट का रिलीज बताना पड़ेगा, नॉट कम्युनिटी रिलीज। अगर आप बोलोगे कि मैंने ट्रेन पे काम किया है, मैंने ट्रेन वर्जन पे काम किया है, तो वो तुमसे पूछेगा कि ओके ट्रेन पे काम किया है तो ट्रेन का क्या कहते हैं कि वो कम्युनिटी का था या वो किसी कंपनी का था। अगर कंपनी का था तो उसका रिलीज क्या है। तो आपको ये चीज क्लियर समझना पड़ेगा, ये आपको एक्सपेक्टेशन क्लियर करनी पड़ेगी कि आप कौन से रिलीज की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको चीजें पता लग जाएंगी। अभी जो रीसेंट ओपन स्टैक का जो रिलीज चल रहा है स्टेबल, वो है एंटेलोपे। तो आप देखोगे तो जेड तक उनका अल्फाबेट खत्म हो गया है, वापस उन्होंने फिर से ए से शुरू किया है, इस कम्युनिटी ने दोबारा से शुरू किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट मुझे आपको समझाना था ओपन स्टैक की हिस्ट्री के बारे में, कि ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो इतना टेक्निकल नहीं है, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव है, आपको पता होना चाहिए कि ओपन स्टैक प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे हुआ था। इसमें ज्यादा डिटेल में मत जाना, जो एक्चुअल समझने की चीज है वो है ओपन स्टैक की पोर्टल के बारे में। तो देखो ये है ओपन स्टैक का होम पेज। ठीक है, ये कम्युनिटी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कंपनी ओपन स्टैक नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, अगर आप बात करते हो कंपनी ओपन स्टैक की, तो लेट्स से मार्केट में एग्जांपल आपको कैसे कैसे मिलते हैं। अगर आप बात करते हो कम्युनिटी ओपन स्टैक, लेट्स से कैसे करते हैं कम्युनिटी ओपन स्टैक, और दूसरा आता है आपका एंटरप्राइज। देखो एंटरप्राइज लिखने का मतलब ही समझ जाओ कि ये फ्री तो होगा नहीं, तो इसको कंपनी वाले यूज करेंगे प्रोडक्शन लेवल पे। कम्युनिटी एंटरप्राइज, अगर ओपन स्टैक की आप बात करते हो तो कम्युनिटी में आपको क्या मिलता है, ओपन स्टैक कम्युनिटी, जिसका नाम मैंने आपको बताया कि ओपन इंफ्रा कम्युनिटी है, ओपन स्टैक कम्युनिटी। इसके बाद मिरेंटिस है। ठीक है, इसके बाद उबंटू भी है आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो रिसर्च करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, और वो अपने हिसाब से ओपन स्टैक को बनाते रहते हैं। इधर आप देखोगे तो आपको मिलेगा रेड हैट। ठीक है, इधर आपको मिलेगा नोकिया ओपन स्टैक, रेड हैट ओपन स्टैक हो गया। ठीक है, फिर आपको मिलेगा एरिक्सन ओपन स्टैक। ये तो नॉन एग्जाम्पल है जो मुझे पता है, इसके अलावा आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। कृष्णा भाई अपना मिरांटस का ही है ना अपना भी, नोकिया का? नहीं नहीं नहीं, नोकिया जो है वो डायरेक्टली कम्युनिटी को फॉलो करता है। ओके ओके। कम्युनिटी, रेड हैट भी जो है वो कम्युनिटी को फॉलो करता है। ठीक है, फॉलो तो सब किसी न किसी कम्युनिटी की करते हैं, बट कम्युनिटी का नाम ये मिरांटिस को करता है, ये करता है डायरेक्ट ओपन स्टैक कम्युनिटी को, ओपन स्टैक कम्युनिटी, ये भी ओपन स्टैक कम्युनिटी, और बहुत सारी कम्युनिटीज भी हैं जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये लोग मेजर लेवल पे करते हैं, ऐसे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे मार्केट के अंदर। कम्युनिटी वाले जो होते हैं वो फ्री होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सोर्स कोड गिट पे मिल जाता है, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो एज अ डेवलपर, आप उसके सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो फ्रीली, टेस्ट कर सकते हो, प्रोडक्शन पे भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप उसको यूज करके अपना खुद का ओपन स्टैक बना के मार्केट में सेल कर सकते हो, उस पर भी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अब हम ओके। बात करते हैं वेबसाइट की। तो ओपन स्टैक का जो पोर्टल है, ये ओपन स्टैक का मेन होम पेज है। ठीक है, इस पे जब आप जाते हो ओपन स्टैक ओ आर जी, ओपन स्टैक डॉट ए आर जी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे पहला कि आप यहाँ देखोगे कि द मोस्ट वाइडली डिप्लॉयड ओपन सोर्स क्लाउड सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि क्लाउड का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन स्टैक ही है, जो कि इंफ्रा लेवल से शुरू होता है। अगर आप देखोगे तो जो क्लाउड की जो सर्विसेज हैं, एक चीज आपको समझनी जरूरी है कि क्लाउड में सर्विसेज क्या क्या होती हैं, और उसके हिसाब से फिर आप कंपटीशन डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो वन सेकेंड, एक काम करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि क्लाउड में सर्विसेज क्या होती हैं। ठीक है, मैं मॉडल की बात नहीं कर रहा, मैं क्लाउड सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस,
जिसको कि स्लैश आप कंटेनर एज ए सर्विस भी बोल सकते हो। ठीक है। तीसरा होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है। आजकल हार्डवेयर एज ए सर्विस भी आ गया है। ठीक है। इसके बाद होता है आपका फंक्शन एज ए सर्विस। ठीक है। बहुत से लोग आजकल कोड एज ए सर्विस भी यूज करते हैं। तो ये मॉडल्स हैं। ठीक है। अलग अलग सर्विसेज हैं। मेजर जो सर्विस होती है वो ये होती है और ये होती है, ये दो सबसे मेजर सर्विसेज हैं। ठीक है, सबसे मेजर। तो इसका एग्जाम्पल मार्केट में क्या है? अब एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो कौन से ऐसे प्रोवाइडर्स हैं मार्केट के अंदर जो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? तो आपके पास और आंसर क्या होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट में क्लाउड के ऐसे कौन कौन से प्रोवाइडर्स हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप बोलोगे AWS, आप बोलोगे गूगल का GCP, फिर आप बोलोगे कि ओरेकल का OCI, फिर आप ये भी कहोगे माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर। ठीक है, मेजर लेवल पे ये बड़े प्लेयर्स हैं। और भी होंगे इसके अलावा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं। अब ये लोग क्या करते हैं? AWS पे जाओगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी देता है, वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी देता है, वो फंक्शन एज अ सर्विस भी देता है। ठीक है। वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी देता है। वो ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। GCP पे भी जाओगे तो वो भी सेम है, वो भी सब कुछ देता है। इस पे जाओगे तो ये भी सेम है, इस पे जाओगे तो ये भी सेम है। तो मतलब ये कि आज की डेट में जितने भी पब्लिक प्रोवाइडर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज सेल करते हैं क्लाउड की, चाहे वो कोई भी रेंज हो, चाहे वो कोई भी टाइप हो, सब सेल करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो जितने भी प्रोवाइडर्स हैं इनका सॉफ्टवेयर क्या है, ये लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? क्वेश्चन ये है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिससे कि क्लाउड बनाते हैं? ये आपको नहीं पता। जब आपको नहीं पता तो आप उसको ऑब्वियसली पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, सिर्फ आप यूज कर सकते हो एज अ यूजर। क्या वो सॉफ्टवेयर के ऊपर आप यूजर बनाया जाएगा, आपको एक अकाउंट दिया जाएगा और आपको यूज करने को बोला जाएगा? तो फिर क्वेश्चन आता है कि यार मार्केट में अब ऑप्शन क्या है? क्या ऑप्शंस हैं कि हम खुद का क्लाउड बना सकें जीरो से, स्क्रैच से? तो अगर आप स्क्रैच से बनाना चाहते हो तो आपको दो ही ऑप्शन मिलते हैं आज की डेट में। अगर आप इंफ्रा एज अ सर्विस की बात करते हो तो आपको मिलता है ओपन स्टैक। ठीक है। और जब आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की बात करते हो तो आपको मिलता है क्यूबरनेटिस। ठीक है, जिसको शॉर्ट में K8S लिखते हैं, क्यूबरनेटिस। तो यही दो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो ओपन सोर्स है और आपको फ्रीली मिल सकते हैं और आप यूज कर सकते हो। ये वाला जो है वो इंफ्रा VMs प्रोवाइड करता है। तो इसका मेन जो टास्क है, इसका जो मेन जो ये प्रोजेक्ट बना था वो VMs के लिए था कि VMs कैसे देना, कंप्यूट की बात करते हैं। मतलब कि इंफ्रा, इसका फोकस था इंफ्रा। इसका फोकस था कंटेनर्स के मैनेजमेंट पे, कंटेनर्स की मैनेजमेंट पे, कि हम कैसे कंटेनर को चला सकते हैं। लेकिन इनको समहाउ आपस में भी कॉम्पीट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब से क्यूबरनेटिस आया है आपको पता है कि रिवॉल्यूशन बहुत फास्ट हो गया है। चीजें कंटेनर्स की तरफ ज्यादा जाने लगी हैं। अब हर कोई VMs को जो है वो प्रेफर कम करता है एज कम्पेयर टू कंटेनर्स। तो समहाउ ओपन स्टैक जो है वो मार्केट से थोड़ा सा डाउन होने लगा था। तो इसकी कम्युनिटी, क्योंकि प्रोएक्टिव कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो इसको जिंदा रखना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंटेनर्स का सपोर्ट भी लेकर आ गए, कंटेनर सपोर्ट। अब ऑब्वियसली अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को ओपन स्टैक के अंदर क्यूबरनेटिस घुसाना है। देखो ओपन स्टैक के अंदर क्यूबरनेटिस नहीं होता है, बट आप ओपन स्टैक के ऊपर क्यूबरनेटिस इंस्टॉल कर सकते हो। दैट इज सेपरेट। सेपरेट मतलब ये कि ये मेरा हार्डवेयर है। अब आप देखो कैसे डिवीजन होता है। ये आपका है डेटा सेंटर, डेटा सेंटर। ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट लेयर। इसके ऊपर आप इंस्टॉल करते हो ओपन स्टैक। ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर लेयर। इसका आप बोलोगे क्लाउड सॉफ्टवेयर। और ये क्या करता है? इंफ्रा प्रोवाइड करता है, वर्चुअल मशीन्स। तो इसके ऊपर आप चलाते हो VMs। ठीक है, तो इसके ऊपर आप चलाते हो VMs। तो ये हो गया VM, ये भी हो गया VM, और इधर भी हो गया VM। तो ये होता है आपका वर्चुअल मशीन्स। तो इस लेयर पे जब आप देखते हो इस वर्चुअल मशीन्स पे, अब इसके अंदर आप क्यूबरनेटिस इंस्टॉल कर सकते हो। ये आपकी अपनी चॉइस है कि मैं इसमें क्यूबरनेटिस इंस्टॉल करना चाहता हूँ। योर चॉइस। आप यहाँ पे कर सकते हो और फिर इसके ऊपर आप यहाँ पे कंटेनर्स चला सकते हो। लेकिन जो ओपन स्टैक का पोर्टफोलियो है, ओपन स्टैक का पोर्टफोलियो ये है, इतना, ये है इसका पोर्टफोलियो ओपन स्टैक का।
मतलब वो हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर चलाएगा। सॉफ्टवेयर से आप वीएम्स बना सकते हैं, इंफ्रा करके, इंफ्रा पे फिर आप एप्लीकेशन चलाओ, आप क्यूबरनेटिस चलाओ, फिर आप उसके ऊपर कुछ भी करो। दैट इज योर प्योरली एप्लीकेशन, ये होता है क्लाउड एप्स। ठीक है, वीएम्स को भी मैं इसी कैटेगरी में डालता हूँ। तो ये हो गया यूजर प्लेन, इसको हम बोलते हैं यूजर प्लेन। मतलब कि जो मेरे क्लाउड यूजर्स हैं वो उसको यूज करेंगे। जो एडमिन प्लेन है या जो मैनेजमेंट प्लेन है, वहां पर मैं अपना क्या कहते हैं, अपना क्या कहते हैं, ओपन स्टैक कंट्रोल करूंगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आप ओपन स्टैक के ऊपर आप कंटेनर्स चला सकते हो, कुबरनेटिस चला सकते हो। उसमें ओपन स्टैक का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि ओपन स्टैक का काम वीएम्स को प्रोवाइड करना है। लेकिन ओपन स्टैक ने खुद की भी ऑर्केस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी बनाई है, जो कि कंटेनर्स को मैनेज करता है। ऐसे ही एडब्ल्यूएस में आप वीएम बना के आप कुबरनेटिस चला सकते हो। एडब्ल्यूएस के अंदर आप कंटेनर्स को यूज करके, कंटेनराइजेशन को यूज करके, जो कि एडब्ल्यूएस का कंटेनराइजेशन है, आप डायरेक्ट कंटेनर्स चला सकते हो। मतलब ये कंटेनर और ये कंटेनर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्यूबरनेटिस है और यहाँ पे क्यूबरनेटिस है या नहीं है, ये एडब्ल्यूएस इंटरनली मैनेज करता है। ऐसे ही जब आप बात करते हो गूगल के जीसीपी की, तो देखो गूगल क्या करता है, आपको इंफ्रा देगा जिसमें कि आप वीएम बनाओ और उस वीएम में आप अपना क्यूबरनेटिस चलाओ। लेकिन गूगल साथ में क्या बोलते हैं उसको, क्यूबर जी के नाम भूल रहा हूँ मैं, क्यूबरनेटिस कुछ नाम है यार, मेरे को याद नहीं आ रहा इस टाइम पे, सॉरी, एक नाम नहीं आ रहा। गूगल का अपना क्यूबरनेटिस का इंजन होता है, क्यूबरनेटिस इंजन समथिंग, जिसमें गूगल खुद ऑर्केस्ट्रेशन करता है और आपको कंटेनर्स चलाने के लिए फ्रीडम देता है। मतलब आपको सीधा क्लस्टर मिलेगा और आप अपने कंटेनर्स चलाओ। यहाँ पे भी आपको क्लस्टर मिलेगा, क्लस्टर मिलेगा, और आप अपना सीधा कंटेनर चलाओ। तो आप ये देख रहे हो कि हर कंपनी, जो हर एक प्रोवाइडर्स हैं, वो अलग अलग वे में, अलग अलग तरीके से हर एक लेयर पे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे इस चीज को अपने पास लेकर आ सके। कैसे एज्योर जो है वो खुद कंटेनराइजेशन ऑफर करता है, वो कहता है कि आपको क्यों क्यूबरनेटिस इंस्टॉल करके उसकी मैनेजमेंट करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है। हम आपको सीधा क्लस्टर देंगे जिसके ऊपर आप अपना कंटेनर चला सकते हो। तो एक दूसरे के पोर्टफोलियो में घुसने की कोशिश की जाती है। तो ओपन स्टैक ने भी जो है कंटेनराइजेशन को मैनेज करने के लिए अपना दिया है, और वो भी लिटिल बिट, बट देखो क्यूबरनेटिस के जितना इफेक्टिव नहीं है ऑब्वियसली। जो आपको क्यूबरनेटिस में मिलता है वो आपको ओपन स्टैक के ऑर्केस्ट्रेशन में शायद नहीं मिलेगा। लेकिन दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, वो अभी भी इस पे काम कर रहे हैं, और हो सकता है फ्यूचर में शायद वो और अच्छा ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट कर सके कंटेनर्स का। तो इस तरीके से दोनों सॉफ्टवेयर्स जो है वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे को मतलब एडप्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को अपने अंदर ला रहे हैं। अब ओब्वियसली क्यूबरनेटिस तो नहीं ला पाएगा वीएम के, मतलब वो एक ओपन स्टैक के फीचर्स अपने अंदर नहीं ला सकता है। ओपन स्टैक क्यूबरनेटिस के फीचर्स को अपने अंदर लेकर आ चुका है, लेकिन क्यूबरनेटिस नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि क्यूबरनेटिस स्टार्ट ही ओएस लेवल से होता है। तो जब आप ये डायग्राम देखते हो और जिस चीज की शुरुआत ही अगर ओएस से होती है, उसको फिर आप कुछ नहीं कर सकते। देखो, ये इसीलिए कहते हैं हमेशा, याद रखो, हार्डवेयर ओएस। तो अगर कोई टेक्नोलॉजी यहाँ से शुरू होती है तो उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, इसको आप बोलते हो इंफ्रा एज ए सर्विस। कोई टेक्नोलॉजी ओएस से शुरू होती है तो उसको हम बोलते हैं कंटेनराइजेशन, कंटेनराइजेशन। तो क्या होता है कि ओपन स्टैक इस लेवल पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है, ओपन स्टैक यहाँ आता है, और क्यूबरनेटिस कहाँ आता है, क्यूबरनेटिस आता है यहाँ पे। तो ओपन स्टैक ने एक अटेम्प्ट किया है, कोशिश करी है कि क्यूबरनेटिस की जैसी सर्विसेज अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की। लेकिन क्यूबरनेटिस जो है वो ओपन स्टैक के फीचर्स को इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि वो स्टार्ट ही ओएस से होता है, तो हार्डवेयर को कैसे मैनेज कर पाएगा। हाँ, इसके लिए मार्केट में ओपन शिफ्ट जैसी चीज आई है जो ये इस तरीके का काम करती है, बट अगेन लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज, वो सब चीजों को अभी ऐड नहीं करते। हमारा मेन टॉपिक है ओपन स्टैक। ये बातें आपको समझ में आई थोड़ी बहुत ओपन स्टैक से रिलेटेड? तो हम थोड़ा सा टॉपिक मतलब कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें डाउट है किसी को? बताओ भाई, हाँ या ना। नहीं 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 नहीं, कोई डाउट नहीं, क्लियर है। ठीक।
ठीक है, तो देखो अब हम ओपन स्टैक की सबसे पहले आप सर्विसेज समझो और इम्पोर्टेंट कोर सर्विसेज जो बहुत जरूरी है। ओपन स्टैक की सबसे पहले सर्विस होती है नोवा। ठीक है, उसके बाद आपका होता है न्यूट्रॉन। सॉरी ऐसे लिखते हैं, न्यूट्रॉन। एन ई यू है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। न्यूट्रॉन, ग्लांस, फिर आपका आता है सिंडर, होराइजन, कीस्टोन। ठीक है, फिर आपका आता है स्विफ्ट, फिर आता है मनीला। ठीक है, हाँ इतनी सर्विसेज हमने लिख ली, नोवा, न्यूट्रॉन, रिलायंस, सिंडर, होराइजन, कीस्टोन, स्विफ्ट, मनीला। ये तो देखो बहुत मतलब मेजर टाइप की सर्विसेज है। क्रिटिकल है, ये है क्रिटिकल, ये है रिलायंस, सिंडर, होराइजन, कीस्टोन। इसके बिना ओपन स्टैक नहीं चल सकता। स्विफ्ट, मनीला वैल्यू एडेड सर्विसेज है, ये नहीं भी होंगे तो भी आपका प्लेटफॉर्म चलेगा, फंक्शनल होगा। तो ये मेजर सर्विसेज होती हैं ओपन स्टैक की, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है ओपन स्टैक अगर आप पढ़ रहे हो। बाकी सर्विसेज को भी हम देखेंगे, ऐसा नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ेंगे, बट इसके ऊपर फोकस हमारा सबसे ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा फोकस हमारा होगा नोवा के ऊपर। हाई लेवल पे बता देता हूँ, नोवा क्या होता है, कंप्यूट सर्विस, मतलब कि वर्चुअल मशीन। तो जो वीएम बनती है आपकी, वो नोवा का पार्ट होता है। न्यूट्रॉन मीन्स नेटवर्क, आपके वीएम्स को जो नेटवर्क मिलता है वो मिलता है न्यूट्रॉन से। ग्लैंस, इमेज रेपोजिटरी, आप जब वीएम लॉन्च करते हो तो वीएम जब लॉन्च करते हो तो उससे पहले जो उसकी सोर्स इमेज होती है जहां से वीएम चलती है, वो आपका ग्लैंस का पार्ट होता है। सेंडर, वॉल्यूम सर्विस, वॉल्यूम मतलब कि स्टोरेज, और ये होता है आपका ब्लॉक स्टोरेज, जो मैंने आपको सेकंड या थर्ड डे बताया था, ब्लॉक स्टोरेज। होराइजन, गुई, गुई मतलब हमारी लाइफ इजी करने के लिए, लाइफ इजी। गुई है तो सब कुछ आसानी से क्लिक 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 हो जाता है। ठीक है, कीस्टोन, ऑथराइजेशन। ठीक है, इसका कृष्णा भाई बड़ा एक थोड़ा पूछना। हेलो। हम्म हाँ सॉरी, बोलो। ये जो ये आपने बोला ग्राफिकल यूजर मतलब ये अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रहता है क्या हॉरिजॉन मतलब? हाँ, होराइजन मीन्स गुई, जो आप ओपन अच्छा, स्टैक अच्छा। में गुई देखते हो ना जिसमें लॉगिन करते हो, उसी को होराइजन अच्छा, बोलते हैं। हाँ, ओके, इसको ओके। डैशबोर्ड भी बोलते हैं ना, होराइजन डैशबोर्ड, ये हाँ, यस, डैशबोर्ड गुई डैशबोर्ड से है। राइट। ओके, तो ओके। आप गुई के इंटरफेस से आप जो भी ओपन स्टैक से इंटरेक्शन करते हो, कमांड देते हो, जो भी करते हो, वो सब आपका होराइजन का पार्ट होता है। ओके ठीक जी, है, ओके। और कीस्टोन होता है आपका ऑथराइजेशन, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ओपन स्टैक पे कौन कैसे बात करेगा, किसको क्या अथॉरिटी है, कौन सी रिसोर्स किससे एक्सेस होगा, कि कौन से वीएम को कौन एक्सेस करेगा, कौन सा नेटवर्क किस वीएम के लिए होगा, किस में क्या स्टोरेज होगी, किसके लिए क्या इमेज का एक्सेस किसको होगा, सारी जो ऑथराइजेशन होता है, एक्सेस, वो सब कुछ जो है वो कीस्टोन करता है। स्विफ्ट जो होता है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट स्टोरेज, लाइब्रेरी, ऑब्जेक्ट स्टोरेज। मनीला, फाइल सिस्टम। एक चीज मैंने यहाँ लिखना भूल गया, और वो है आपका क्या, उसको बोलते हैं हम हीट। हीट क्या होता है, आप क्या होता है ना कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो ओपन स्टैक के साथ, आपको एक वीएम बनानी है, आपने क्या किया, ओपन स्टैक की गोई खोली, वहां पे गए, 6-7 स्टेप्स को फॉलो किया, क्लिक 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 करके, फिर आपने वहां पे क्लिक किया, आपकी एक वीएम लॉन्च हो गई। ठीक है, पर अब आप इसी काम को ऑटोमेटिक वे में करना चाहते हो। ऑटोमेटिक मतलब कि नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, कि कोई जाके इंस्टॉल ना करे, बल्कि मैं कुछ ऐसा सेटअप में ऐसा तरीका बनाऊं कि मैं कमांड्स फायर करूं और ऑटोमेटिकली मेरी वीएम बन जाए। तब आप बोलोगे यार इसके लिए तो कमांड लाइन होता ही है। हाँ बिल्कुल होता है कमांड लाइन। कमांड लाइन पे आप क्या करते हो, जहाँ सी बैकएंड पे जाओगे, लिखोगे ओपन स्टैक सर्वर क्रिएट, और वो ओपन स्टैक वीएम बना देगा। लेकिन वो क्या होता है, वो भी एक मैनुअल पार्ट होता है। मुझे अगर 100 वीएम्स लॉन्च करनी है या एक वीएनएफ बनाना है, उस वीएनएफ में मान लो 4 वीएम है या 6 वीएम्स हैं, और उन वीएम्स में बहुत सारे स्टेप्स भी करने हैं मुझे, कि मान लो इसके लिए ये नेटवर्क बनाना है, इसके लिए ये स्टोरेज डिफाइन करना है, अलग अलग सब कुछ करना है। तो वो सारे कामों को ऑटोमेटिक करने के लिए ये हीट होता है। हीट बेसिकली ऑर्केस्ट्रेशन होता है। अब ये एक ऐसा वर्ड है ना जिसको अच्छी तरह समझ लो,
क्योंकि ये शब्द के ही आसपास पूरा क्लाउड घूमता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्लाउड का जो दूसरा नाम है वो ऑर्केस्ट्रेशन है। अब कोई बोलेगा कि, कोई मेरे पे लीगली बोलेगा कि अरे यार तो आप गलत डेफिनेशन बता रहे हो, क्लाउड का दूसरा नाम ऑर्केस्ट्रेशन नहीं होता है। बट लेट मी टेल यू कि क्लाउड इज एक्चुअली ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि लेट्स से कि मैं एक मुझे एक नेटवर्क क्रिएट करना है, मुझे एक वीएम बनानी है, ठीक है, मुझे स्टोरेज डिफाइन करना है, मुझे क्या कहते हैं, सेट ऑफ एक्टिविटीज करनी है, ठीक है, एनी सेट ऑफ एक्टिविटीज। अब क्या होता है कि सेट ऑफ एक्टिविटीज करने के लिए ना, हर एक के लिए आपको लेवल्स फॉलो करने पड़ते हैं। लेट्स से मैं, आपने एक ये काम किसी एक को दिया, ए को दिया, ये आपने बी को दिया, ये आपने सी को दिया और ये आपने डी को दिया। अलग अलग लोगों को अलग अलग काम पकड़ा है। अब होता क्या है कि आपको हर एक को ट्रैक करना पड़ेगा, चेस करना पड़ेगा कि ए ने अपना काम किया, बी ने अपना काम किया, सी ने किया, डी ने किया। और इन सब की आपस में डिपेंडेंसी है कि हो सकता है कि ए से पहले बी से पहले सी को करना हो, या डी से पहले ए को करना हो। और ये सब चीजों को रन टाइम में मैनेज करना ना बहुत मुश्किल होता है। रन टाइम मैनेजमेंट वेरी टफ। तो किसी ने बोला कि आपने ऑर्केस्ट्रा देखा है? ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है कि एक मास्टर होता है यहाँ पे खड़ा, ठीक है, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर होते हैं। लेट्स से ये ड्रम बजाता है, ये गिटार बजाता है, ठीक है, ये मान लो पियानो बजाता है, ठीक है, ये हारमोनियम बजाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब क्या होता है कि आपको, अगर मान लो इमेजिन करो रन टाइम पे, अब आप जाके के को चेक करो, ड्रम वाले तो ड्रम बजा, अच्छा तुम चुप हो जाओ, अब गिटार वाला बजाएगा, अगले उस पे हारमोनियम बजाएगा, अच्छा अभी ये गिटार बजाएगा, ये पियानो बजाएगा। कितना मुश्किल होता है रन टाइम पे चीजों को मैनेज करना। आपको खुद भी लगता होगा कि यार डे टू डे चीजों में कितनी चीजें होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स। तो इन सब चीजों को ऑटोमेट करने के लिए, इन सब चीजों को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए एक मास्टर बना दिया जाता है। मास्टर क्या करता करता कुछ नहीं है, वो खुद कोई काम नहीं करेगा, वो इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन देगा कि तुम ड्रम बजाओ, अभी चुप हो जाओ, अब गिटार बजाओ, चुप हो जाओ, अब पियानो बजाओ। मतलब कि हर एक का अपना सेट ऑफ फंक्शन है, सेट ऑफ फंक्शन, ठीक है, सबका अपना सेट ऑफ फंक्शन है। और सब एक दूसरे से अलग है, यूनिक है। अब ऐसा नहीं कि गिटार वाले को ड्रम वाले से कोई प्रॉब्लम है या उसका कोई इंटरफेरेंस है, हाँ, कोरिलेटेड है कि ड्रम बजा उसके बाद गिटार बजा, लेकिन गिटार इज अ टोटल डिफरेंट स्किल, ड्रम इज अ डिफरेंट स्किल, पियानो हारमोनियम आर आल्सो डिफरेंट स्किल। सबकी अपनी अपनी स्किल है, लेकिन ये मास्टर बहुत ही स्मार्टली इन सब को मैनेज करता है और यूजर की लाइफ को इजी कर देता है। यूजर की लाइफ हो जाती है इजी। इसी को हम बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। तो क्लाउड में क्या किया जाता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं जो कि आपको अपनी टेक्नोलॉजी में आते हैं, उन सबको लेके वो एक सोल्यूशन ऑफर करता है और बोलता है कि इसको अब हम इजी बनाएंगे। जैसे कि लेट्स से आप वर्चुअलाइजेशन का एग्जांपल लो, इंफ्रा एज अ सर्विस, इंफ्रा एज अ सर्विस। अब क्या होता है इंफ्रा एज अ सर्विस? मुझे पता है कि ये मेरा हार्डवेयर है, HW1, इसके ऊपर मैंने एक हाइपरवाइजर डाला है, ठीक है, ये मैंने हाइपरवाइजर डाला है। यहाँ पे मेरी एक वीएम है, यहाँ पे दो वीएम है, 1 2। ऐसे ही मेरे पास एक दूसरा हार्डवेयर है, हार्डवेयर 2, यहाँ पे इसका हाइपरवाइजर है, ठीक है। इसी तरीके से लेट से यहाँ पे मेरे पास 64 हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर 64। यहाँ पे इसका अपना हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यहाँ पे इसकी वीएम चल रही है, यहाँ पे ये वीएम चल रही है, लेट से यहाँ पे ये वीएम चल रही है, ये चल रहा है। अब मान लो कि किसी रीजन से, अब पहली बात तो ये कि अगर मैं एक एडमिन हूँ, ठीक है, अब मैं एक एडमिन हूँ। अब देखो एक एडमिन की लाइफ कितनी मुश्किल है। एडमिन को बोला गया 64 हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं। हाइपरवाइजर हमेशा लोकल होता है, याद रखना। एक हाइपरवाइजर दूसरे हाइपरवाइजर से बात नहीं करता। इन दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन, इनके बीच में नो कम्युनिकेशन। मतलब ये कि इस हार्डवेयर पे जितनी भी वीएम्स चल रही हैं, दूसरे वाले हार्डवेयर को नहीं पता कि उस पे कितनी वीएम्स चल रही हैं या उनका क्या करना है। तो एडमिन को क्या होगा कि मान लो लेट्स से ये डाउन हो गया, प्रोडक्शन पे ये डाउन हो गया, तो अब आपको बोला जाएगा यार ये वीएम डाउन हो गई है, फटाफट इसको ऑफ करो। आप बोलोगे अच्छा ये किस हार्डवेयर पे चल रहा है, तो आप हार्डवेयर आइडेंटिफाई करोगे। पता चला कि ये 1 पे चल रहा है, आपने हार्डवेयर 1 पे लॉगिन किया, इस पे जाके आपने वीएम को ऑफ किया। अब किसी रीजन से ये क्रैश हो गया या हार्डवेयर ही क्रैश मान लो करप्ट हो गया है,
अब ये यहाँ पे नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, बोलेगा एक काम करो, इसको फटाफट माइग्रेट करो। अब माइग्रेट कैसे करोगे, इसका तो आपस में कोई बातचीत है ही नहीं। तो देर इज नो वे कि आप इस वीएम को उठा के दूसरे वीएम पे ले जा सको। तो आप माइग्रेट नहीं कर सकते, ये चैलेंज है। चैलेंज, चैलेंज क्या है कि आपको हार्डवेयर मैनेज करना, हर एक को आपको इंडिविजुअली मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, वीएम्स की जो पावर ऑन पावर ऑफ है, वीएम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कि वीएम मान लो बना तो दिया बनाने वाले ने, लेकिन अब इसको स्टार्ट स्टॉप करना है, कुछ भी करना है, वो बहुत मुश्किल है। वीएम की माइग्रेशन, वीएम की माइग्रेशन कितना मुश्किल है। आपको ढूंढना पड़ेगा कौन से हार्डवेयर पे लेके जाऊं। अब ये वीएम ऑटोमेटिकली नहीं जा सकती है, आपको एक दूसरे वीएम पे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करके फिर आपको उसकी इमेज बनानी पड़ेगी, उस इमेज को आप दूसरे हार्डवेयर पे ले जाओगे। और एक चीज याद रखना कि हर एक हार्डवेयर पे कहीं भी इमेज पहले से नहीं होगी, तो हर एक पे आपको इमेज रेपो रखना पड़ेगा, इमेज रेपो। और ये इमेज रेपो हर एक हार्डवेयर पे इंडिपेंडेंट होगा। लेट्स से कि कल को आपने एक नया वीएम का टाइप लॉन्च किया, तो उसकी इमेज आपको हर एक हार्डवेयर पे जाके मैन्युअली डालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि सबके ऊपर वो इमेज बाय डिफॉल्ट नहीं आती है। तो इमेज का मैनेजमेंट, इमेज मैनेजमेंट। अब आप देख रहे हो, ये चैलेंजेस मैं आपको यहाँ राइट डाउन कर रहा हूँ, ये सब इश्यूज हैं जो कि आपको प्रॉब्लम्स आती हैं किसमें, जब आप इंडिविजुअली हार्डवेयर को मैनेज करते हो। इंडिविजुअल हार्डवेयर मैनेजमेंट, इंडिविजुअल हार्डवेयर मैनेजमेंट। यार आज से 10 साल पहले हाइपरवाइजर आ चुका था, ठीक है। मैंने 2015 के आसपास अपना एक फर्स्ट हाइपरवाइजर बेस्ड वीएम बनाया था। तो जब मैं हाइपरवाइजर एक हार्डवेयर पे वर्चुअलाइजेशन करके हार्डवेयर पे वीएम बना सकता हूँ, तो क्या जरूरत है ये ओपन स्टैक की, क्या जरूरत है ये एडब्ल्यूएस की, क्या जरूरत है किसी भी टाइप के क्लाउड और प्लेटफॉर्म की, जब ये काम तो मेरा बाय डिफॉल्ट हो ही रहा है। पर यहाँ मुझे कितनी प्रॉब्लम आती है, मुझे हार्डवेयर के ऊपर लॉगिन करना पड़ता है, हर हार्डवेयर पे इंडिपेंडेंट लॉगिन करना पड़ता है। फिर इसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री को मैनेज करना कि कौन सी इन्वेंट्री किस हार्डवेयर पे कितनी रिसोर्स बची हुई है, नया वीएम किस हार्डवेयर पे जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, आप ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको डे टू डे लाइफ में आती है। वीएम माइग्रेट नहीं होती है, लॉगिन करने के लिए कोई इंटरफेस नहीं है, कोई कॉमन लॉगिन नहीं है, कॉमन इंटरफेस नहीं है, नो कॉमन इंटरफेस, हर एक पे इंडिपेंडेंट लॉगिन करना पड़ता है। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स थे, इनको सॉल्व करने के लिए ओपन स्टैक आया। ओपन स्टैक ने कहा कि आप क्यों परेशान होते हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि ये हाइपरवाइजर आपस में तो बात कर ही नहीं सकते। देखो ओपन स्टैक भी नहीं करा सकता। पॉइंट टू नोट कि हाइपरवाइजर, एक हाइपरवाइजर को दूसरे हाइपरवाइजर से बात नहीं कराई जा सकती है। तो फिर सोल्यूशन कहाँ से आएगा, सोल्यूशन आएगा ऊपर लेवल से। तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं, आपके हार्डवेयर लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे आपके 64 हार्डवेयर हो गए। इन हार्डवेयर के ऊपर आप हाइपरवाइजर तो डाल ही रहे हो, ठीक है, ये तो ट्रू है, इसमें कोई डिनाई नहीं है। आप क्या करो, आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो जो सारे हार्डवेयर के ऊपर डलेगा, और इसको हम बोलेंगे ओपन स्टैक। अब ये क्या करता है, तो ये सबसे पहले एक आपको कॉमन इंटरफेस देगा। कॉमन इंटरफेस मतलब कि आपको एक सिंगल पॉइंट देगा, सिंगल पॉइंट बात करने के लिए। तो इसी का जो गुई मोड होता है उसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो आप, होराइजन, जो कि ओपन स्टैक का प्रोजेक्ट है। ये कहता है कि मैं आपको सिंगल इमेज रेपोजिटरी दूंगा। सिंगल इमेज रेपो का मतलब कि आप एक जगह इमेज डाल दो, आपके जितने भी हार्डवेयर हैं सबके ऊपर जब भी जिसको जरूरत होगी उसको मैं इमेज प्रोवाइड कर दूंगा और वो वीएम लॉन्च हो जाएगी। मतलब आपको इंडिविजुअली हार्डवेयर पे इमेज को लोड करने की जरूरत नहीं है। तो इसको आपने बोल दिया ग्लैंस, ठीक है, ग्लैंस। समझ रहे हो कैसे कैसे चीजें आ रही हैं। इसके बाद बात यह है कि ये हार्डवेयर सारे जो एक्सेस करेंगे, जो यूजर्स आएंगे, वो सब लोग आपस में बात करेंगे, कौन सा किसको एक्सेस है नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कि किसी ने लॉगिन किया और उसने पूरा का पूरा एनवायरनमेंट देख लिया। तो उसके लिए फिर उसने बोला कि मैं आपको ऑथराइजेशन दूंगा, कीस्टोन, जिससे कि आप ऑथराइज कर सकते हो, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट कर सकते हो, कि किसको क्या एक्सेस होगा, किसको क्या चीज ऑथराइज होगी, कौन से रिसोर्स किसको मिलेंगे, ये सब कुछ आप कर सकते हो। फिर उसके बाद बोला उसने कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वीएम को लॉन्च करना। सबसे चैलेंजिंग क्या होता है, वीएम को लॉन्च करना। आपको जब वीएम लॉन्च करनी है तो आपको क्या पता कौन से हार्डवेयर पे कितनी स्पेस बची हुई है, कितना रिसोर्स खाली है, या किसको कहाँ डालना है। तो ये सारी चीजें उसने बोला कि मैं हैंडल करूंगा वीएम लॉन्चिंग, जिसको कि हम नोवा बोलते हैं।
ठीक है। अब स्टोरेज की बात आती है कि स्टोरेज कहाँ से मिलेगा। तो देखो, अब आप मान लो ठीक है, इस हार्डवेयर का अपना कुछ स्टोरेज होगा, इसका अपना स्टोरेज होगा, लेकिन ये स्टोरेज इतना सफिशिएंट नहीं होता कि आप एक बड़े लेवल का डेटा सेंटर मैनेज कर सको। मतलब है कि आप बाहर एक स्टोरेज लगाते हो, स्टोरेज सर्वर। ठीक है। इस स्टोरेज सर्वर से बातचीत करने के लिए इसने बोला कि मैं आपको दूंगा क्या, सिंडर, स्विफ्ट और मनीला। तो इस तरीके से आपकी ओपन स्टैक की सर्विसेज आई हैं। हर एक सर्विस का अपना रोल है। तो अब आप ये देख रहे हो कि ओपन स्टैक एक मास्टर है, जो कि जैसे यहाँ ड्रम, गिटार, पियानो, हारमोनियम है, ऐसे ही नोवा, सेंडर, सब सर्विसेज हैं अलग अलग। सबका अपना अपना काम है, सबको ओपन स्टैक कंट्रोल करता है। और यूजर जो है वो एंजॉय करता है, एक बार इंस्टॉल कर दिया, मस्त अपना वो अपना रन टाइम पे मैनेज करेगा। कहाँ किसको क्या करना है सब ओपन स्टैक को पता है, वो हैंडल कर लेगा। तो इस तरीके से ओपन स्टैक काम करता है। तो ये सर्विसेज जो है इसकी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको एक एक सर्विसेज के बारे में बताऊंगा, कॉल फ्लो बताऊंगा। नोवा का कॉल फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हो या आपकी खुद की अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, तो वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं नहीं, कृष्ण भाई सिर्फ ये पूछना था, जो हम्म। हम मतलब नोवा जो क्रिएट करते हैं ना, वो हाँ। मतलब GUI से क्रिएट करते हैं या CLI से करते हैं, मतलब मतलब नहीं नहीं, ओरिजिन हम क्रिएट नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं, वो सॉफ्टवेयर पैकेज का पार्ट होता है। ये आपको, ये जो देख रहे हो ना, ये जो पूरा एक सॉफ्टवेयर पैकेज आता है, हाँ हाँ। सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है, ओपन स्टैक का, उसके अंदर इन सब की बाइनरीज पड़ी होती हैं। ओके। तो उसी के अकॉर्डिंग आप जब इंस्टॉल करते हो तो आप सिलेक्ट करते हो कि आपको इसमें से क्या क्या चीजें चाहिए। या जनरली अगर आप कंपनी का ओपन स्टैक ले रहे हो तो कंपनी ने पहले से एक ऐसे वे में डिजाइन करके रखा हुआ है कि वो प्री इंस्टॉल्ड मोड में रखते हैं, वो कि क्या क्या सर्विसेज वो ऑफर करते हैं, वो वही चीजों को पिक करते हैं। क्योंकि जो ओपन स्टैक का पोर्टफोलियो वो बहुत बड़ा है, मैंने बताया ना 42 सर्विसेज हैं ओपन स्टैक के पास। और अभी मैंने 42 में कितनों के नाम लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने सिर्फ 9 के नाम बताए 42 में से, सिर्फ 9 के नाम। तो ऐसा नहीं कि हर कंपनी हर एक पोर्टफोलियो को पूरा का पूरा कॉपी करती है। उनको जो चीज जमती है, और ये 9 तो इम्पोर्टेंट है, ये तो चाहिए ही चाहिए सबको। इसके बिना तो, हाँ मनीला ऑप्शनल है, बहुत सारे लोग देते हैं नहीं देते हैं, बट मनीला भी आजकल ऑफर करते हैं, बिकॉज जब आप स्टोरेज की बात करते हो तो ऑलवेज रिमेंबर थ्री टाइप, 1, ओके। 2 एंड 3। तो आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट नहीं होगा अगर आप ये तीनों सर्विसेज नहीं रखोगे तो। इस तरीके से ओपन स्टैक में सर्विसेज होती हैं। ठीक है, बाइनरी इस पे होता है कि आप जब इंस्टॉलेशन में किसकी बाइनरी उठाते हो तो वही वही सिर्फ सर्विसेज इंस्टॉल होगी, बाकी नहीं होगी। किसी का कोई सवाल? तो इसके साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। कल की क्लास होगी, थोड़ा देखो डिस्टर्ब हो गया, ऑफिस जाना आना पड़ता है तो टाइम का थोड़ा सा हेड हो जाता है। नेक्स्ट 2 डेज का भी थोड़ा सा इशू रहेगा, तो मैं आपको टाइम अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे की क्लास जो है वो पोस्टपोन होगी, ठीक है, पहले ही नोटिफाई कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं एक आगे किसी और दिन या किसी और टाइम पे हम क्लास कर लेंगे। या अगर आप लोग ओके हो तो मैं दिन में या सुबह क्लास लेने को तैयार हूँ वेडनेसडे को। ठीक है, कल आप बता दो कब करना है, हाँ। मतलब वेंसडे से हाँ, मतलब फिर आप करते अपनी हैं। तरफ से मुझे टाइम प्रपोज कर दो जो आप तीनों को कॉमन लगता है। अदरवाइज अगर नहीं जमता है तो हम वीकेंड पे इसको फुलफिल कर लेंगे, ठीक है। कृष्णा, हम मतलब, डिस्कस करके बताते हैं, ठीक हाँ, है। मुझे डिस्कस करके एक अवेलेबल अपनी तरफ से टाइम स्लॉट बता देना कि इस टाइम पे आप लोग अवेलेबल हो, तो मैं उस टाइम पे क्लास को कर दूंगा। कल की क्लास के लिए भी कल देखता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी नोटिफाई कर दूंगा कि किस टाइम पे करना है। 6 बजे, ठीक 7 बजे, या अगर लेट होगा तो मैं लेट बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, बस कोई दो इशू दिन नहीं। का डिस्टरबेंस है, थर्सडे से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है। यस। ठीक है, चलो, बाय बाय, गुड ओके। नाइट।